हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जितने हमारे सिंगल फेज रहते हैं, अलग अलग कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर और जितने भी शेडेड पोल मोटर जो सिंगल फेज मोटर है, उनको हम डिस्कस करेंगे और शॉर्ट एक रिवीजन करेंगे। हम ज्यादा उसके ऊपर जगह गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देखेंगे। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या रहती है? ये सेल पर स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि थ्री फेज रहता है इंडक्शन मोटर, ये कैसा सेल पर स्टार्टेड रहती है, लेकिन ये नहीं होती। ठीक है, और इसमें एक्सिलरी वाइंडिंग होती, जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, इसकी मदद से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक मेन वाइंडिंग हमारे पास ये रहेगी और इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसे एक्सिलरी वाइंडिंग भी हम बोलते हैं। ठीक है, इस मोटर में स्टार्टिंग टार्क कम रहेगा, मतलब स्टार्टिंग टार्क इसमें कम रहेगा, इस कारण से तो वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, यदि स्टेटर में हम केवल सिंगल फेज वाइंडिंग, जिसे हम मेन वाइंडिंग बोलेंगे, ही बनाए, तो ये मोटर नहीं चलता है। तब क्या रहेगा, अगर एक ही वाइंडिंग रहेगी तो उस कंडीशन में ये स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक हाफ साइकिल में जितना टार्क उत्पन्न होगा, उतना ही ऋणात्मक हाफ साइकिल में उत्पन्न हो जाएगा। जिसका अर्थ यह रहेगा कि वो क्या रहेगा, जितना टार्क स्टार्ट होने के लिए हो रहा है एसी में, उतना फिर नेगेटिव में भी उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, पूरी साइकिल का परिणाम क्या देखेंगे हम, उसका टार्क तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिंगल फेज फ्लक्स से मोटर नहीं चलता है, इसलिए इन्हें स्टैटिक फील्ड कहेंगे हम। कैसा स्टैटिक फील्ड कहते हैं? इसी स्टैटिक चुंबकीय क्षेत्र को हम दो रिलीविंग चलने चुंबकीय क्षेत्र में तोड़ लेंगे, अलग अलग उसको हम तोड़ेंगे। जैसे स्टैटिक फील्ड को दो चलने वाले फील्ड में, जैसे डबल रिवॉल्विंग थ्योरी या फिर क्रॉस फील्ड थ्योरी से तोड़ा जाता है इसको हम। ठीक है, लेकिन ज्यादातर समय हम डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का ही यूज करेंगे। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड समान मैग्नीट्यूड के रहते हैं तथा विपरीत दिशा में चलते हैं ये। ठीक है, स्टैटिक फील्ड ये रहेगा फॉरवर्ड बायस में, जो कि हाफ रहेगा, और बैकवर्ड फील्ड ये रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करेगा। अब हम देखेंगे इसमें कि ये किस प्रकार से कर रहा है। तो दोनों घूमने वाले चुंबक क्षेत्र दो अलग अलग दिशाओं में दो प्रकार के टार्क उत्पन्न करेंगे। कैसे? दो प्रकार के टार्क, जिनमें से एक फॉरवर्ड दिशा में होगा तथा एक बैकवर्ड दिशा में होगा। कौन सा? एक ये फॉरवर्ड दिशा में है और एक ये बैकवर्ड दिशा में रहेगा। मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टेटर में क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिलरी वाइंडिंग करते हैं हम। इससे वाइंडिंग की मदद से हम एक दो फेज मोटर की तरह हम इसको हम लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मशीन में दो चुंबक फील्ड हो, हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, सेल पर स्टार्ट होगा। जैसे कि हम पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, थ्री फेज मोटर में पढ़े थे। इसमें क्या है, एक स्टेटर में हम सप्लाई दिए, लेकिन उसमें कैसा दिया है, थ्री फेज, जो कि सिंक्रोनस स्पीड में घूमने वाला फ्लक्स उत्पन्न हुआ था। ठीक है, फिर वो एक रोटर के कंडक्टर को कट करा और वो वहां पे उत्पन्न हुआ। तो ये हमारे पास रहा सिंक्रोनस स्पीड, ये निकाल लेंगे 120 एफ बटे पी है। ठीक है, आरपीएम। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे बैकवर्ड स्लिप की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाती 2 - एस, स्लिप का हम माइनस करेंगे 2 से। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे फॉरवर्ड फील्ड फ्रीक्वेंसी, तो एस एफ होगा। ठीक है, क्या होगा, फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी। बैकवर्ड फील्ड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास रहेगी। फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी रोटर की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ये भी रोटर की, लेकिन बैकवर्ड की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको पूछ सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है,
टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा कि इसमें हम देखो क्या है, मेन वाइंडिंग में हाई इनपुट इंडक्टेंस होता है तथा एक्सिलरी वाइंडिंग में क्या रहेगा, लो इंडक्टेंस रहेगा। इसका मतलब है कि जो एक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा मेन वाइंडिंग की तुलना में, ठीक है। मेन वाइंडिंग में प्रतिरोध कम होता है और एक्सिलरी वाइंडिंग में अधिक होता है, ठीक है। कैसा रहेगा, एक्सिलरी वाइंडिंग में अधिक रहेगा, तो ये वाला हमारे पास एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास दिया है, देखो यहाँ पे हम, ये रोटर है, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये मेन वाइंडिंग रहेगी, ये कनेक्टेड सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा हम एक्सिलरी वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग टाइम पे इस वाइंडिंग का हम यूज करेंगे और इसको फिर ये स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे उसको, ठीक है। जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है, दोनों में उत्पन्न होगा। दोनों फ्लक्स की मदद से मोटर के साथ घूमना शुरू कर देगी और जब मोटर 60 से 70% गति प्राप्त कर लेगा तो स्विच को हम खोल देंगे, ओपन कर देंगे, तो वो क्या होगा, एक्सिलरी वाइंडिंग हट जाएगी और वो मेन वाइंडिंग के थ्रू अब वो काम करेगा, ठीक है। मोटर अब केवल मेन वाइंडिंग पर ही चलेगा। यदि स्विच को ना खोले तो एक्सिलरी वाइंडिंग लगातार धारा बहेगी उसमें और हानि होगी, ठीक है। हानि होने के कारण मोटर गर्म हो सकती है और वो जल भी सकती है, ठीक है। इसलिए उसको 80% या 70% होता है तो उसको ओपन करना जरूरी रहता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे एक्सिलरी, मेन प्लस एक्सिलरी दोनों का ये टार्क उत्पन्न होगा, ठीक है। अब देखो ये वोल्टेज हमने सप्लाई दिया, हमारे पास एक्सिलरी में ये करंट है और ये मेन वाइंडिंग में करंट है। क्यों ये पीछे एंगल इसका छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो निकलेगा हमारा, ये हमारे पास एंगल रहेगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री तक रहता है, कितने, 30 डिग्री तक रहेगा हमारे पास। आगे बढ़ेंगे हम, इसके चलने की गति को बदलने के लिए हम या तो मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे या फिर एक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे तो उसकी घूमने की दिशा बदल सकते हैं, ठीक है। दोनों अगर एक साथ करेंगे तो उसकी दिशा, घूमने की दिशा नहीं बदलेगी, ठीक है। इसमें पुल आउट ऑफ टार्क तो 2.5 गुना होता है, स्टार्टिंग धारा 7 से 8 गुना होता है और लो स्टार्टिंग टार्क होता है इसमें। कैसा, लो स्टार्टिंग टार्क, पावर फैक्टर भी इसका कम रहेगा। इसका यूज फैन में करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, कूलर में, ब्लावर में किया जाता है इसका यूज, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यानी कि कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे हम इसको, ठीक है। इससे स्टार्ट करने के लिए उद्देश्य से हम एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज करेंगे। कौन सा कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का है, ठीक है, प्रकार का कैपेसिटर यूज करेंगे और लगभग 250 माइक्रोफेरड का रहता है वो, कितने, 250 माइक्रोफेरड का रहता है। मेन वाइंडिंग धारा तथा एक्सिलरी वाइंडिंग धारा में लगभग 90 डिग्री का कोण बनता है, वो कितने का, 90 डिग्री का बनेगा। जब मोटर 70% तक वो स्पीड प्राप्त कर लेगी तो स्विच को अपन क्या करेंगे, ओपन कर देंगे और इसका स्टार्टिंग टार्क 3 से 5 गुना तक बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें भी चलने की दिशा बदलने के लिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग किसी एक के टर्मिनल को चेंज करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है। किसी एक को करेंगे तो उसकी दिशा, घूमने की दिशा बदल जाएगी। मोटर अधिक जड़त्व वाले लोड के लिए अच्छा माना जाता है ये, ठीक है। और इसका यूज पंप में, कंप्रेसर में, रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर में मैग्नेट प्रकार स्विच लगा रहता है, ठीक है। इस मोटर में स्टार्टिंग टार्क अच्छा प्राप्त होता है, स्टार्टिंग टार्क कैसा रहेगा, इसका अच्छा प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू वैल्यू कैपेसिटर। टू वैल्यू कैपेसिटर की बात करें तो इसमें क्या है, दो कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें दो कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट का रहता है, प्रकार का होता है, ओपन सर्किट होने पर वो डिस्कनेक्ट होगा। और रनिंग कैपेसिटर रहेगा जो ऑयल फील्ड रहता है, ठीक है। ये उसमें रनिंग की कंडीशन में भी चालू अवस्था में रहेगा, ठीक है। देखे कि ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये वाला, इसके साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज कर रहे हैं हम, ओपन हो गया तो ये ओपन हो जाएगा,
ठीक है। और ये रनिंग कैपेसिटर है जो कि कंटिन्यू उसमें बना रहेगा। ठीक है। अब परमानेंट कैपेसिटर की बात करेंगे तो इसमें दो प्रकार, 2 से 2.5 माइक्रोफेराड रेटिंग वाले कैपेसिटर का यूज करेंगे हम। ये परमानेंट कैपेसिटर रहेगा। इसका मतलब इसमें हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं होता इसमें। पावर फैक्टर इसमें अधिक रहेगा, दक्षता भी इसकी अधिक रहेगी। पंखा, टेबल और टेबल फैन में, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर की विशेषता हमें देखेंगे तो इसमें क्या है, ये स्मूथ ऑपरेट होगी। ठीक है। किस प्रकार से, एक अच्छी स्मूथ चलेगी, इसका जड़त्व ज्यादा रहेगा। ठीक है। और इसकी इफिशियंसी भी ज्यादा रहेगी। पंपिंग इक्विपमेंट और रेफ्रिजरेटर और कंप्रेसर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। शेडेड पोल मोटर की अगर हम बात करेंगे, पांचवी मोटर ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्ट आते हैं। जब सप्लाई को स्टेटर से जोड़ दिया जाता है तो स्टेटर में एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तब यह फ्लक्स शेडेड पोल को काटता है तथा शेडेड पोल में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस ईएमएफ के कारण उस शेडेड पोल में एक धारा बहेगी उसमें। ठीक है। क्या बहेगा, एक धारा बहेगी। और वो भी उसमें ईएमएफ के कारण, उसमें धारा बहने के कारण उसमें फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, रोटर में। अब मशीन में टार्क उत्पन्न हो जाता है और अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की साइड में ये रन करने लगेगा। ये मोटर एक ही दिशा में चलने के लिए डिजाइन बनाया जाता है और मोटर के घूमने की दिशा हम इसको बदल नहीं सकते। ठीक है। इस ये ध्यान रखना कि शेडेड पोल में उसकी दिशा को हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें स्टार्टिंग टार्क बहुत कम रहता है, इसकी दक्षता भी बहुत कम होती है। 40 वाट से अधिक पावर की नहीं बनाते इसको, और उसमें लॉसेस अधिक रहेंगे। ये ट्विस्ट मतलब जो खिलौना रहता है ना, उसके लिए और रिकॉर्डिंग रिले या फैंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। ये है, देखो, ये शेडेड पोल का डायग्राम है। जैसे हम इसको सप्लाई देंगे, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये फ्लक्स, मेन फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम इसकी शेडेड फ्लक्स को कट करेगा तो यहाँ पे इसका टार्क उत्पन्न हो जाएगा। तो जिस साइड में वो ज्यादा रहेगा उस साइड में वो घूमना शुरू करेगा। इधर कम है ये, तो इधर की साइड वो इसको घुमाएगा, क्योंकि यहाँ का फ्लक्स ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। ठीक है। अब यूनिवर्सल मोटर की बात करेंगे तो यूनिवर्सल मोटर होती क्या है, ये डीसी सीरीज मोटर को एसी से जोड़ते हैं तो ये चलने लगता है। इसी कारण इसे यूनिवर्सल मोटर कहेंगे हम। मतलब डीसी सीरीज मोटर एसी से भी ऑपरेट हो रहा है और डीसी से भी, तो दोनों से काम कर रहा है, तो इसीलिए हम यूनिवर्सल मोटर इसको बोल रहे हैं। 750 वाट से अधिक नहीं बनाते हैं और इसमें स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। ये ट्रैक्शन में ज्यादा यूज करते हैं इसका हम। ठीक है। डीसी सीरीज मोटर डीसी पर अधिक दक्षता पर कार्य करता है तथा कम स्पार्किंग करता है, लेकिन अगर एसी से उससे कनेक्ट करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी और स्पार्किंग भी बढ़ जाएगा उसका। ठीक है। अगर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम, कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है जो सिंगल फेज मोटर के से पूछते हो। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, थ्री फेज होती है, ध्यान रखना है। ठीक है। मोटर के स्टेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग रहती है। कौन कौन सी, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसे हम एक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, और दूसरी है मेन वाइंडिंग जो कि रनिंग कंडीशन में भी काम करेगी। ठीक है। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। ठीक है। और मेन वाइंडिंग में हाई इंडक्टेंस से रहता है और लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। एक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक रहेगा और इंडक्टेंस इसका कम रहेगा। ठीक है। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करेगी। और शेडेड पोल मोटर की अगर बात करें तो एक्सिलरी वाइंडिंग कॉपर की बनी रहती है और शेडिंग कॉइल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। शेडेड पोल मोटर की रोटेटिंग की दिशा अनशेडेड पोल से शेडेड रिंग की साइड होती है, अनशेडेड से शेडेड पोल की साइड में होती है। ठीक है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर द्वारा पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिस कारण से वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच की आवश्यकता नहीं होती, यह भी हमें ध्यान रखना है। घरेलू मिक्सर या ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है क्योंकि इसकी स्पीड अधिक रहती है, क्योंकि इसका हाई स्टार्टिंग टार्क भी होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और सिंगल फेज मोटर के कुछ हमने जो मेन मेन टॉपिक है उसको हमने करा। इसके ऑब्जेक्टिव भी हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटे छोटे, उसके हम छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोग को देंगे, ताकि आने वाली एग्जाम आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।